के लिए बता देता हूँ कि सॉलिड स्टेट में हमने सबसे पहले नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े। कितने लोग जुड़े थे? 3। क्या क्या दो। नाम दे? सना, आफरीन और सा। हाँ हाँ ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके ऑब्जेक्टिव्स याद रखना। द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड विथ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया हूँ वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप है, कितने क्लासेस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के? 4 बेसिक क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 आयोनिक सॉलिड, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड और नंबर 4 नेटवर्क सॉलिड। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप हो गए बेटा? 4 क्लासेस याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों क्लासेस आपको प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी इसको भी कवर कर दिए। उसके बाद में जैसा मैंने इसके पहले की क्लास में बोला था कि अपना सॉलिड स्टेट जो है मैक्सिमम हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा 5 मिनट में ब्रीफ में बता देता कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने स्टडी करें, इसमें हमने पढ़े कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल से बनता है, बराबर है ना। और कितने टाइप की यूनिट सेल है? 7 टाइप की यूनिट सेल है। तो आपको ये 7 यूनिट सेल किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। और यूनिट सेल को हम 7 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने बताया था, क्यूबिक, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, है ना। ये 7 क्लासेस। इसमें एंगल और एज का रिलेशनशिप याद कर लेना। उसके बाद ये 7 यूनिट सेल के 14 ब्रेवेज सिस्टम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो 14 ब्रेवेज बनते हैं 7 यूनिट सेल के, उन 14 ब्रेवेज में एज और एंगल रिलेशनशिप जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखना है बेटा आप लोगों को। एग्जाम्पल्स याद रखना है कि 7 यूनिट सेल के जो 14 ब्रेवेज रहते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? अरेंजमेंट या पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैकिंग ऑफ क्या बोला था मैंने? बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड 3 वेज से पैक होता है। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो 3 डायमेंशनल पैकिंग है, जो 3 क्लासेस में डिवाइड की जाती है। ए टाइप सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए बी सी टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये अपने को याद रखना है। और वहाँ पर जब 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको क्या याद रखना है? बोलो, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर? वी हैव टू रिमेंबर दैट द पर्टिकुलर crystalline solid
पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी पैक हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मतलब क्या होता है बोलो, कि भाई एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। उसके बाद डेंसिटी कैलकुलेशन। डेंसिटी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैथमेटिकल डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या कैलकुलेट कर सकते बोलो, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वी हैव टू कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला, है ना, D इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है ना। ये एक बात याद रखने का। अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, तो हम इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में तुमको बता देता कि हमको और क्या याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, रेडियस और एज का रिलेशनशिप। रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है, स्फीयर से बनता है। एंड एज रिलेशनशिप, एज ऑफ एनी यूनिट सेल इज गिवन बाय द लेटर ए। तो एज और आर ये दोनों की रिलेशनशिप याद रखने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट को मैं जस्ट आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स। उसके बाद में आप क्या पढ़ने वाले हो कि भाई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम बैंड थियरी पढ़े। बैंड थियरी किसे कहते हैं, ऐसी थियरी जिस थियरी के बेस पर हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते कि भाई वो कंडक्टर बनेगा या नॉन कंडक्टर बनेगा। कंडक्टर बनना या नॉन कंडक्टर बनना, इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो थियरी हम पढ़ते, उस थियरी का नाम क्या है बोलो, बैंड थियरी। तो बैंड थियरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियरी on the basis of which we can explain the electrical property of any crystalline solid. इस बैंड थ्योरी के बेस पर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम सॉलिड को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो इंसुलेटर बन सकता है यानी नॉन कंडक्टर, या सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, या कंडक्टर। तो 3 टाइप का सॉलिड हो सकता है। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी 0 होती है। सेमी कंडक्टर वो होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका कंडक्टेंस बढ़ते चले जाता है। और कंडक्टर वो सॉलिड होता है जिस सॉलिड की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक बात याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये फिजिक्स का पार्ट है एक्चुअली, सेमी कंडक्टर वाला पार्ट याद रखने का। सेमी कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। मैं बिल्कुल नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट आज नए आए होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अपने को सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना है कि सेमी कंडक्टर्स मतलब क्या होता है, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स के टाइप याद रखना हो, पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है ना। पी टाइप और क्या बोलो, एन टाइप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद रखेंगे। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता, तो मैंने बताया था सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज ए सेमी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो उसके बारे में हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा यानी सिलेबस वाला पार्ट हो गया जिसमें हम ये सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से सॉलिड स्टेट में याद रखना है। अगर तुम लोगों को इसमें से कोई भी डाउट जाएगा तो मुझे अगले क्लास में मतलब बता देना, तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट डैट, ठीक है ना। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेने वाले हैं और उस इम्पोर्टेंट चीज़ों में जैसे हमारे को याद रखना है कि भाई क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो कुछ हम क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली ले लेंगे,
और कुछ क्वेश्चंस जो है इनडायरेक्टली ले सकते हैं हम। तो हमारे को जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमारे को याद रखना है कि भाई हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को एक क्वेश्चंस यहाँ पर लेने का है। इस क्वेश्चन में वो पूछा है कि आयरन का क्रिस्टल है और उसकी अपने को मतलब डेंसिटी भी दी हुई है और एज लेंथ भी दी हुई है। डेंसिटी और एज लेंथ दी हुई है। हमारे को कौन से टाइप का क्रिस्टल है वो पूछा है ना। डैश विल बी द क्रिस्टल ऑफ आयरन, डैश विल बी द क्रिस्टल ऑफ आयरन, यानी आयरन का जो क्रिस्टल है कौन से टाइप का है, उसका यूनिट सेल कौन सा है ना। और वो हम एक वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते। द वैल्यू ऑफ इज जेड वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते है ना। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस निकालने का है अपने को। डैश विल बी द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयरन। अब आयरन जो है ना, इस आयरन का हमको एटॉमिक नंबर में लिख देता हूँ। कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? 56 होता है, ठीक है ना। Z इक्वल टू 56 हैविंग अ डेंसिटी, यहाँ पर उसने डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब डेंसिटी कितनी दिया है? डेंसिटी दिया है 7.86 ग्राम, 7.86 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है ना। डेंसिटी भी दिया हुआ है और दूसरा एज लेंथ दिया हुआ है। देखो एज लेंथ का ऐसे डिनोट करते हैं हम ए से। ए जो है ना एज लेंथ ये पिकोमीटर में दिया है, ये दिया हुआ है 288 पिकोमीटर्स। अब सवाल ये आता कि हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो डेंसिटी पिकोमीटर में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10। तो मैंने यहाँ पर एज लेंथ आ गई, डेंसिटी आ गई, जेड आ गया। मुझे एटॉमिक नंबर है यहाँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल रहा, एटॉमिक मास नंबर, आई एम सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दिया। एटॉमिक मास दिया हुआ बेटा, एटॉमिक मास हम m से बताएंगे, m, ठीक है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो याद करो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? डेंसिटी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू बोलो n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। हमको n निकालना है, n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ ब्रेवियस सिस्टम और यूनिट सेल। तो हमको याद रखना है 3 टाइप की वैल्यूज है। अगर n का वैल्यू 1 रहेगा तो SCC यूनिट सेल माना जाएगा, n का वैल्यू 2 रहेगा तो BCC यूनिट सेल माना जाएगा, n का वैल्यू 4 रहेगा तो FCC टाइप का यूनिट सेल माना जाएगा। मैंने बताया था कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अभी अपने को यहाँ पर n कैलकुलेट करना है, डेंसिटी भी दी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स में है ना। ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा लिखो, ये ग्राम सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर बना दिया। और एटॉमिक मास, आई एम सॉरी 56 है एटॉमिक नंबर, है ना, नहीं है ये एटॉमिक मास की हमको जरूरत पड़ी। तो अपने पास m भी है, अपने पास a भी है, अपने पास एवोगाड्रोस नंबर भी है। तो हम डेंसिटी का वैल्यू हम जो है ये वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है बेटा? 7.86 इज इक्वल टू n, वैसी रहने दो। एटॉमिक मास कितना है देखो आप, 56 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ये वैल्यू रखना है 288 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल क्यूब
इसको सॉल्व करके मुझे बताना 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो अभी देखो आप यहाँ पर मेरे को n निकालने का, n अगर मेरा 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक हो गया, n 2 आता है तो बॉडी सेंटर्ड, n 4 आता है तो फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई एम सॉरी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो n जो है ना ये मेरा क्या आता है, अब मैंने बताया था कि आपको अगर उसका ब्रेवेस मालूम है, अगर आयरन का आप देखेंगे तो वो बीसीसी टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? बीसीसी। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इतना सॉल्व करने के बदले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेबल का नॉलेज होना चाहिए। जो मैंने 14 ब्रेवेस बताया था, उन 14 ब्रेवेस का अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी दी हुई है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के, और नंबर ऑफ पार्टिकल n 1 2 4, इस हिसाब से n के वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मैं आराम से ये, अब इस न्यूमेरिकल में मुझे हो सकता है डेंसिटी भी पूछ सकता है, या मुझे एज लेंथ भी पूछ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें हमने डेंसिटी की मदद से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे याद रहना चाहिए कि भाई वो किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। शम्स है, हनीफा है, सना आफरीन है और शाहीन है। मिटाऊं क्या बेटा? गर्ल्स मिटा दूं? हाँ ओके, ठीक है। अदीबुर रहमान है कि कौन है, कि पता नहीं कौन है, ठीक है चलो। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन काय के ऊपर था बोलो? डेंसिटी दी हुई है, एज लेंथ भी दी हुई है। तो मैंने क्या निकाला बोलो? मैंने निकाला n, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल के वैल्यू के हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता कि वो, अब देखो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको उस एलिमेंट या उस आयोनिक कंपाउंड का ब्रेवेस मालूम है ना, बीसीसी है, एफसीसी है या एससीसी, ज़्यादातर यही पूछता। तो n = 1, n = 2, n = 4, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर उतना सारा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि भाई वो बोल रहा है कि रेडियस कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ नियोबियम। देखो ये हार्ड हो जा रहा क्वेश्चन, इट्स आर क्वाइट डिफिकल्ट। कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस मतलब आर, ऑफ नियोबियम इफ इट्स एज लेंथ, इफ इट्स एज लेंथ, एज लेंथ कैसे डिनोट की जाती? ए इज इक्वल टू, उसने दिया है, आई एम सॉरी, 3.306 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो मुझे रेडियस क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे बताओ मेरे पास एज लेंथ और रेडियस, एज लेंथ कैसे बताई जाती? ए से, और रेडियस ऑफ स्फीयर कैसे बताया जाता? आर से, है ना। तो अब मेरे को ये नहीं मालूम कि भाई जो नियोबियम है, आई एम सॉरी, जो नियोबियम है वो नियोबियम कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। समझ में आ रही ना बात? तो
तो कैटेगरी मुझे पता ही नहीं ना, तो कैटेगरी अगर मुझे पता नहीं तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि नियोबियम ये कौन से टाइप का यूनिट सेल है। अब क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने स्टडी करा, तो मैं बोल सकता कि यार नियोबियम इज बीसीसी टाइप, है ना। अब मेरे को 3 रिलेशनशिप है, तुमको याद आ रहा होगा पता नहीं, एज लेंथ और रेडियस की रिलेशनशिप किस किस के लिए है, फॉर एससीसी, फॉर बीसीसी एंड फॉर एफसीसी। ये 3 अलग अलग फॉर्मूले मैंने टेबल बना के दिया था, है ना। शाहीन सही है कि गलत है? हाँ, टेबल बना के दिया था ना, ओके शम्स। तो अभी मेरे को मालूम होना चाहिए कि नियोबियम जो है ना, नियोबियम एक मेटल है, ये बीसीसी टाइप है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एक क्लास है या टाइप है। अब अगर बीसीसी टाइप है तो एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला। A स्टैंड फॉर एज लेंथ, R स्टैंड फॉर रेडियस। तो कुछ भी नहीं है, R निकालना है मुझे, तो यहाँ पर √4 जैसी की वैसी लिखा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए। एज लेंथ का वैल्यू कितना है, 3.306 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर मैं √3 का वैल्यू डाल दिया, √3 का वैल्यू कितना होता है बेटा, डू यू नो अबाउट √3 वैल्यू, है ना। अगर √3 का वैल्यू डाल दिया तो मैं आराम से इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, और ये 1.43 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं टफ मान रहा हूँ, है ना। क्यों टफ मान रहा हूँ, क्योंकि उसने नियोबियम कौन से टाइप का यूनिट सेल है, बीसीसी है, एफसीसी है या एससीसी है, अपने को दिया नहीं है। और दिया नहीं है तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं रेडियस निकाला और एज लेंथ का हेल्प लिया और ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए मतलब एज लेंथ होता है। तो √√3 देख लेना और इसको डिवाइडेड बाय 4 करके इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आंसर इतना आएगा। समझ गए? तो नोट इट। आ रही ना आवाज वगैरह मेरी? होने के बाद बोल दो मेरे को। हो गया क्या बेटा? हो गया होगा तो बता दो। तुम लोग कोई रिएक्शन ही नहीं देता, ताज्जुब भी होता मेरे को। ठीक है, मिटा रहा हूं, फिर मैं मिटाऊं क्या? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अब देखो, अब अपने को इसका मतलब 2 पैटर्न के क्वेश्चन अपन करें। एक तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करें, दूसरा रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन सॉल्व करें। अब मैंने मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, इफ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द क्रिस्टल लैटिस, जो भी क्रिस्टल लैटिस है, हैव सी एट कॉर्नर, सी नाम के जो एटम है, एटम लिख दो, सी एटम एट कॉर्नर
D at face center then formula of a compound, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा बोल रहा, जिसके क्रिस्टल लैटिस में सी कॉर्नर पर है, सी नाम के एटम कॉर्नर्स पर है, और डी कहाँ पर है, डी नाम के एटम फेस सेंटर पर है, ठीक है ना। तो अभी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, सेंटर, ठीक है ना, इफ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस लिख लो यहाँ, थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, बड़ा क्वेश्चन था। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है बोल रहा, सी एटम कॉर्नर पर है, डी फेस पर है। तो अब देखो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूनिट सेल है, एम्प्टी बॉक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 कॉर्नर्स पर है पार्टिकल्स और 6 फेस पर है, 6 फेस पर है। तो एट कॉर्नर पर कौन है बोलो, कॉर्नर पर कौन है, ए है ना, सॉरी कॉर्नर पर कौन है, सी है, सी एट द कॉर्नर, और बॉडी के सेंटर में कौन है, डी है। तो अब एट कॉर्नर टोटल पार्टिकल कितने हो गए बेटा, टोटल पार्टिकल 8 इंटू 8 है, और शेयरिंग कितना हो गया, 1/8, यानी 1 पार्टिकल। मैंने बताया था कि क्यूब के कॉर्नर में है ना 8 पार्टिकल्स है, लेकिन हर पार्टिकल कितना शेयर किया जाता, 1/8, तो ये 1 हो गया, जो कि कौन है, पार्टिकल सी पार्टिकल, यानी सी का वैल्यू आ गया 1। एंड एट फेस सेंटर कौन है, फेस सेंटर कितने पार्टिकल है, वो है डी पार्टिकल, 6 फेस है और हर फेस हाफ शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो टोटल पार्टिकल आ गए 3, मतलब सिंपल है, सी 1 आ गया और डी जो है 3 आ गया, 1:3 रिलेशन आ गया, देयरफॉर फॉर्मूला इज CD3। फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, CD3। कोई डाउट है क्या? तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मूला निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कॉर्नर पे सी है और बॉडी के सेंटर में डी है, तो बताओ उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये भी याद रख लो, नोट इट डाउन। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अभी आगे का लेता हूं मैं। क्लियरिटी आ रही बेटा? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी हम आगे जा रहे, जल्दी से लिख लो, अगर हो गया तो मुझे बता दो। हाँ हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम आगे जा रहे। कितना टाइम बाकी है बेटा? 40 मिनट्स को, हाँ काफ़ी है। तो देखो ये मैं फटाफट बताता हूँ। हमने मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिए थे ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बोलो, मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाई कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। ये तो आप लोगों को मतलब मालूम है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं रे, बोलो, डायमैग्नेटिक क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं?
यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है ना। तो अगर मैं किसी सॉलिड को डायमैग्नेटिक सॉलिड बोल रहा हूं तो ये रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे बोलो? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये रिपेल्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए तुम बहुत से एग्जाम्पल याद रख लो, जैसे KCl है, NaCl है, TiO है, ठीक है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक हो गए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे बोलते रहे? इन सब्सटेंसेस में या इन सॉलिड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मतलब ये वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हट जाते तो वो जो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड से हटा देंगे तो इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकल जाता। ये ऑक्सीजन है Cu+2 Fe+3, ठीक है ना। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब के सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे बोलते हैं बेटा? व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना, निकेल, ये सब एग्जाम्पल में आएंगे। और इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे दूर दूर एरो देके बताया जाता है, ये भी याद रखना। तो सब्सटेंसेस को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करें, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। ये तो हो गया एक। उसके बाद मैं बताता हूं, अभी आप नोट कर लो। अभी बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए कभी भी अपना क्लास जो है वाइंड अप हो सकता है। मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। अब उसके बाद में अपने को इस लेसन को पढ़ना कैसे, हाउ वी लर्न। तो हम पढ़ने के लिए 3 सेक्शन में सॉलिड स्टेट को डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी मैं और लूँगा, डोंट वरी। सबसे पहले तो टर्म्स याद रखना है, कितनी टर्म्स दी हुई हैं। दूसरा फार्मूलाज याद रखना है, इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए हुए तो। और तीसरा याद रखना है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना, तुम्हारा बोर्ड और JEE और नीट दोनों तैयारी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो तुमको डिफिकल्ट जाएगा। तो रिमेंबर स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इसी तरीके से सॉलिड स्टेट को पढ़ने का है। अब टर्म्स में जैसे क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि कोई भी मैंने टर्म दिया तो मैं बोलने के लायक होना चाहिए कि